बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल्स ऑफ लिम्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये लेक्चर केमिकल लिम्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें कोशिश करेंगे कि ये पूरे का पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाए। इससे पहले भी कोशिश यही की गई है कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी जाए और आपके टाइम को जो है वो कॉस्टली बनाया जाए। आप जितनी भी यहाँ पर जो जो डिटेलिंग सेंड की जाए वो पूरे का पूरा टॉपिक या पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करने वाली हो। तो आज हम कोशिश करेंगे कि केमिकल लिम्नोलॉजी द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर या कार्बोनेट्स, अल्कलिनिटी, बाइकार्बोनेट्स, पीएच, इन तमाम फैक्टर्स के हवाले से जो वाटर पे आने वाली तब्दीलियां हैं या उनकी वजह से लाइफ पर जो असरात आते हैं उन तमाम का इसमें हम मुताला करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी। चैप्टर आउटलाइन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, काइनेटिक्स आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन फ्रेश वाटर सिस्टम्स है, सैलिनिटी, इसकी टाइप्स, सलाइन लेक्स हैं और इफेक्ट है। सिमिलरली बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं जो फ्रेश वाटर में यूटिलाइज होते हैं। इनकी टाइप्स है, न्यूट्रिएंट फ्लो है इकोसिस्टम के अंदर। इसके अलावा सिलिकॉन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और इनऑर्गेनिक कार्बन फ्रेश वाटर। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड बायोटिक कम्युनिटीज। तो सबसे पहले आएगा द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेसेस इंक्लूडिंग। कई सारे जो है वो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस होते हैं जिन पे डिपेंड करता है, जिनमें हमारे पास प्रेसिपिटेशन, बारिश की मकदार है, अंडरलिंग सॉइल है नीचे मौजूद, यानी कि जो बेसन है उसके नीचे मौजूद सॉइल किस तरह की है, और बेड रॉक इन द ड्रेनेज बेसन, और किस तरह का बेड रॉक मौजूद है जिसके ऊपर पूरा सिस्टम मौजूद है। सिमिलरली इवेपोरेशन, पानी की कितनी मकदार जो है इवेपोरेट होती है, और सेडिमेंटेशन यानी किस टाइप की रॉक्स जो है वहाँ पर मौजूद। All bodies of water have a certain composition of both organic and inorganic elements. दोनों एलिमेंट्स की एक मखसूस इनमें क्वांटिटी पाई जाती है of inorganic elements and compounds. Biological reactions also affect the chemical properties of water. जितने biological reactions हैं, biochemical reactions हो रहे होते हैं, वो भी water qualities को, water quality को जो है वो करते हैं, इफेक्ट करते हैं। In addition to natural processes, human activity strongly influence the chemical composition of। इंसानी कई काम भी जो हैं जैसे पोल्यूशन है या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स हैं, ये भी केमिकल कंपोजिशन पे इफेक्ट डालते हैं। द मेजर फोकस ऑफ केमिकल लिम्नोलॉजी इज ऑन द साइक्लिंग ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक लेक्स एंड रिवर्स। तो इनमें जो बेसिक पर्पस होता है या बेसिक प्रोसेस होता है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का लेक्स और रिवर में इंक्लूड होना से होकर गुजरना है। A lot of factors affect the chemistry of lakes and rivers like the chemical composition of soil in the watershed, जिनमें बुनियादी जो कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बुनियादी तौर पर हमारे पास आता है लेक्स और रिवर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनके ऊपर आने वाला इफेक्ट है। कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल इन द वाटरशेड के अंदर केमिकल कंपोजिशन सॉइल, द एटमॉस्फेयर जो है एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ द रिवर बेड और लेक बॉटम, ये भी डिपेंड करती है। केमिकल लिम्नोलॉजी फोकसिंग ऑन द साइक्लिंग ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस इन द लेक्स एंड रिवर्स। लेक्स और रिवर्स के अंदर केमिकल कंपाउंड्स की जो है वो साइकिलिंग को ये इनिशिएट करते हैं। सेवरल फैक्टर्स इफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ लेक्स एंड रिवर्स इंक्लूडिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल इन द वाटरशेड। बुनियादी चीज़ जो है इनमें वो केमिकल कंपोजिशन है सॉइल की, एंड द एटमॉस्फेयर मास ऑफ द एयर अराउंड दैट, एंड द कंपोजिशन ऑफ द रिवर बेड और लेक बॉटम। The major focus of the chemical limnology is on the cycling of various substances in the watershed like lakes and rivers। कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो इनकी कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं। ये लाइन जो है वो रिपीट हो रही है यहाँ पर बार। In present era, anthropogenic activities like have a huge influence on the chemistry of freshwater system। chemistry of freshwater system पे इंसानी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। chemical limnologists play an essential role in understanding these factors। इन इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड या समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं ये मामला। केमिकल नॉलेज प्लान एसेंशियल रोल है। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन वर्क नियर लेक्स एंड रिवर्स चेंजेस द इरोजन पैटर्न। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क उसके साथ होगा तो ये जो कटाव का पैटर्न है वो तब्दील हो जाएगा। इरोजन पैटर्न से मुराद है वेयरिंग अवे ऑफ सॉइल एंड दस ह्यूजली इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ सॉल्ट्स और केमिकल दैट रीच वाटर बॉडीज, जिसकी वजह से जो केमिकल्स या सॉल्ट्स वाटर बॉडी तक पहुंच रहे हैं वो भी तब्दील हो जाएंगे।
ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स इन द एग्रीकल्चर फीड। इनकी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यानी केमिकल्स की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से fields, rain water running into lakes, rivers contains these contaminants in huge quantities। तो जो lakes rivers हैं इनके अंदर इनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। The pH of water, the concentration of the hydronium ion in water and is one of the most important aspects। सबसे important जो aspect है उनमें हाइड्रोनियम आयन या pH पानी की होती है जो कि डिस्टर्ब हो जाती है इस चीज़। Presence of hydronium strongly affect the kind of flora and fauna that can be inhabit in the water body, जिसकी वजह से जो मखसूस किस्म के प्लांट्स एंड एनिमल्स इस वाटर बॉडी में पाए जाते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस आर द सल्फेट एंड नाइट्रेट आयन। दूसरे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कंपाउंड है इनमें सल्फेट्स और नाइट्रेट शामिल है, विच बिकम कंसनट्रेटेड इन फ्रेश वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ एसिड रेन, जो कि एसिड रेन के नतीजे के तौर पर शामिल है। एज द हैवी रेन, हैवी मेटल्स लाइक मरकरी आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स दैट कैन सर्कुलेट इन द वाटर, जो कि पानी में सर्कुलेट हो जाते हैं, मरकरी जैसे कंपाउंड्स, एंड इफेक्ट द हेल्थ ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। अलॉन्ग विद द ह्यूमंस हु ईट दोज एनिमल्स, इंसान भी उसके साथ साथ इफेक्ट होते हैं जो कि वो इस इन एनिमल्स को खाते हैं। एंड यूज द लेक और रिवर वाटर, वो लेक और रिवर वाटर को इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश वाटर और is any naturally occurring water containing low concentration of dissolved salts and other total dissolved solids। फ्रेश वाटर कहते हैं उस पानी को जिसके अंदर इन कंपाउंड्स की लेसर क्वांटिटी मौजूद होती है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो फ्रेश वाटर नहीं रहेगा, पीपीएम्स जो हैं वो उन पर डिपेंड करेगा। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स occupy relatively a small portion of earth's surface as compared to the marine and terrestrial habitats। तमाम हैबिटेट्स की निस्बत अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो उसकी मिकदार सबसे कम होती है, सरफेस एरिया सबसे कम। एज डिपिक्टेड इन द फिगर, जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, 97% ऑफ द अर्थ वाटर, जमीन का 97% पानी जो होता है वो ओशन या सी पर मुश्तमिल होता है, जबकि 3% वाटर जो होता है ये फ्रेश वाटर होता है। A biogeochemical cycle is a pathway by which a chemical substance is cycles, जिसके जरिए मूव करते हैं, is turned over और moves through the biotic and abiotic components of that। बायोजियोकेमिकल साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसके जरिए न्यूट्रिएंट्स जमीन पर मौजूद जिंदा अजसाम और जानदार जिंदगी और बेजानों के दरमियान सर्कुलेट करता है, तो इसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। बायोजिका अबायोटिक कंपार्टमेंट इज द बायोस्फीयर, जितना जिंदा हिस्सा है सारा बायोस्फीयर कहलाता है। एंड द एबायोटिक कंपाउंड इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। जो बेजाना हिस्सा है उसे हम आगे 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो एटमॉस्फेयर यानी कि पूरा हवाई भी हो सकता है, हाइड्रोस्फेयर आबी चक्कर आबी कुरा भी हो सकता है, लिथोस्फेयर पूरा हिजरी भी हो सकता है, पूरा हिजर भी हो सकता है। देयर आर बायोजियोकेमिकल साइकिल, यहाँ कई किस्म के बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं फॉर केमिकल एलिमेंट सच एज फॉर कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, मर्करी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सेलेनियम, आयरन एंड सल्फर। ये सारे जो है इनके साइकिल स्टडी किए जाते हैं। एज वेल एज मॉलिक्यूलर साइकिल सच एज वाटर एंड सिलिका, कई किस्म के मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर और सिलिका इनके भी केमिकल साइकिल्स स्टडी किए जाते हैं। In this unit, we will study about the kinetics and distribution of oxygen in fresh water, salinity in inland waters, biogeochemical cycles, silicon, iron, magnesium, nitrogen, phosphorus, and sulfur cycles in fresh water, as a product and the productivity of the fresh water ecosystem। शुरू करते हैं जी। ये अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास काइनेटिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन फ्रेश वाटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज एब्रीविएटेड फॉर यूज फॉर डीओ, यूज फॉर डिजॉल्व ऑक्सीजन। इस पर डिजॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। Dissolved oxygen characterizes the concentration of oxygen in an aqueous solution and refer to the free oxygen dissolved in water। ये आमतौर पर उस ऑक्सीजन, क्योंकि अब पानी खुद भी H2O यानी कि उसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं, हम यहाँ पर केमिकली बॉन्डेड ऑक्सीजन की बजाय एड्सॉर्ब्ड और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करेंगे। द यूनिट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मिलीग्राम पर लीटर। इसका यूनिट जो है वो मिलीग्राम पर लीटर है, mg/L, एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ द वाटर। मिलीग्राम ऑक्सीजन कितने लीटर ऑफ वाटर में डिजॉल्व है। The amount of dissolved oxygen in the water is an indicator of the self-purification ability of the water body। कितना dissolved oxygen किसी भी water body में मौजूद है तो ये उसकी self purification को डिनोट करता है। अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा अपने आप को प्योरीफाई कर सकता है, अगर कम होगा तो इसका मतलब है कि वो प्योरीफाई नहीं कर पाता अपने आप को वाटर, जिसकी वजह से इसमें डीओ कम है, वैल्यू कम। हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन इज कंड्यूसिव टू द डिग्रेडेशन ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट्स इन द वाटर बॉडी। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वो ऑक्सीडेशन कर देगी जितने भी उसमें पोल्यूटेंट्स मौजूद होंगे, so that the water bodies can be purified faster, तो वो जल्दी पानी साफ हो जाएगा।
ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज लो, जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी द पॉल्यूटेंट्स इन द वाटर बॉडी डिग्रेड स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह होंगे। इट इज डिपिक्टिंग द ऑक्सीजन सप्लाई एंड कंजप्शन इन वाटर सिस्टम। अच्छा जी, कंजप्शन, अगर कंजप्शन जो है वो कम है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन सप्लाई टू अ रिवर, सनलाइट पड़ रही है, O2 डिफ्यूजेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू वाटर है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी हो रही है, प्लांट्स एंड एल्गी प्रोड्यूसेस O2 व्हेन दिस फोटोसिंथेसिस, तो इस केस में जो फोटोसिंथेसिस है वो O2 है, DO है वो ज़्यादा होगी। दूसरे केस के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर ऑक्सीजन कंजम्पशन इन अ वाटर रिवर, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट्स एल्गी और रात के वक़्त में जो है वो सारे के सारे O2 को यूज़ कर रहे हैं और बैक्टीरिया जो है वो रेस्पिरेशन के ज़रिए O2 इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके प्रोडक्शन जो है वो सनलाइट, यानी कि दिन के औकात में जो एल्गी है या प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं और जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वाटर के सरफेस के, वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ती चली जाती है। जबकि जैसे ही रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनके नतीजे में तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं, यूज़ अप कर लेते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन, अब डिजॉल्व ऑक्सीजन पर फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इनलैंड वाटर डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स विद इन द वाटर, पानी के अंदर ही ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज बाय बायोलॉजिकल प्रोडक्शन और इन सिंपल टर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय ऑटोट्रॉफ्स एज वेल एज बाय सिंपल एरेशन मेथड। ऑक्सीजन किन तरीकों से वाटर बॉडी के अंदर जो है वो ऐड होती है, कि बायोलॉजिकल प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं जैसे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, या इसके अलावा सिंपल एरेशन मेथड जिनमें पैसेज ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द एयर वाटर इंटरफेस, वो जगह जहाँ पर पानी हवा के साथ स्ट्राइक कर रहा है तो वहाँ पर जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी। हाउएवर डिजॉल्व ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल डीके एंड एडवांस मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन कंजप्शन। कई सारे ऐसे प्रोसेसेस भी हैं जो एट अ सिंगल इंस्टेंसेस एट अ सेम टाइम ऑक्सीजन उसको यूज्ड अप या कंज्यूम भी कर लेते हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रोसेस रेस्पिरेशन है और इसके अलावा बाकी दूसरे प्रोसेस जैसे डिकम्पोजिशन वगैरह। फ्लो ऑफ दीज टू इफेक्ट्स makes the dissolved oxygen content in water show temporal and spatial changes, जिसकी वजह से स्पेस एंड टाइम के लिहाज से यानी कि टाइम टू टाइम या ग्रेजुअल उसमें चेंजेस भी आ जाती हैं। सरफेस में ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी बनिस्बत निचले पोर्शन के, और निचले पोर्शन के ऑक्सीजन जल्दी यूज अप भी हो जाएगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, द कंटेंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इंक्लूड वाटर टेम्परेचर, अगर हम इन्वायरमेंटल कंटेंट्स की बात करते हैं इसमें वाटर टेम्परेचर है, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर है, सेलिनिटी है और दूसरे फैक्टर्स है। ये तमाम फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ द वाटर। Various chemical reactions हैं, कई किस्म के chemical reactions operating within the lake system also affect the concentration of dissolved oxygen। कई किस्म के chemical reactions जो हैं वो भी dissolved oxygen की concentration को depend करेंगे, तो इफेक्ट करेंगे। The main source is the passage of oxygen through the air water interface। सबसे जो important point है वो air water interface है उससे इलाके से, which is affected principally by the factors such as lake temperature, जो depend करता है temperature of the lake पे। As at low temperature जैसे ही कम होगा the partial pressure of dissolved oxygen in water, पानी के अंदर जो dissolved oxygen का pressure है is reduced, ये कम हो जाएगा। Therefore during winter season, सर्दियों के मौसम में especially when vertical mixing is greatly improved, जब water की mixing, क्योंकि हमने मिक्टिक पढ़ा है डाइमिक्टिक और मोनोमिक्टिक में कि सर्दियों के टाइम में जो है वो वाटर मिक्स होता है पानी। मिक्सिंग इज ग्रेटली इंप्रूव ड्यू टू लैक ऑफ थर्मल स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होती है एंड इंक्रीज विंड स्टीयरिंग, और क्योंकि हवाएं ज़्यादा चलती हैं तो ये हवाएं पानी को मिक्स कर देती हैं। लेक्स आर रिप्लेनिश्ड विद ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है। हाउएवर एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो आइसिंग प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग विंटर्स, a speedy formation of ice or the formation of strong winter thermal stratification may significantly prevent the replenishment of oxygen। लेकिन अगर ऊपर आइस फॉर्मेशन हो जाती है या थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन हो जाती है, इन दैट केस जो है ये ऑक्सीजन कंटेंट वो कम हो जाता है। इन द हॉट सीजन, गर्मियों के मौसम में इंक्रीज टेम्परेचर इवन दो सरफेस वाटर्स मे रिमेन कंपैरेटिवली सैचुरेटेड, पानी दिखने में निस्बतन तो जो है वो सैचुरेटेड लगता है डिजॉल्व ऑक्सीजन से, इवन सुपर सैचुरेटेड भी हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीजन जिनकी सॉल्युबिलिटी या जो डिजोल्यूशन है वो बढ़ जाएगी। द कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिमेन्स लोअर, कई कंपाउंड जो है उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी लेकिन ऑक्सीजन की जो है वो डिजोल्यूशन पावर कम हो जाएगी। बिलो द सरफेस, सरफेस के नीचे कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन वाया बायोलॉजिकल डिके में कॉज सीरियस डिप्रेशन, कई किस्म के मसाइल जो हैं वो पैदा करते हैं। दस इन ट्रॉपिकल रीजन देयर आर ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन द ओकेजनल अकरेंस ऑफ कोल्ड स्पेल्स और ऑन सिग्निफिकेंट नाइट टाइम कूलिंग टू प्रमोट ऑक्सीजन रिप्लेनिशमेंट। खुश्की के ऊपर या जो गर्म इलाके हैं उनके अंदर ये जो रात की सर्दी है, जिस ठंड हो जाती है रात को या टेम्परेचर लोअर हो जाता है, दिन के औकात में जो सर्दी आती है, ये इंतहाई ज़रूरी है ऑक्सीजन की मिक्सिंग के लिए।
डीप लेक्स इन सच ट्रॉपिकल रीजन्स आर ऑफन फाउंड टू बी एनॉक्सिक। ये जो डीप लेक्स होती हैं गर्म इलाकों के अंदर, ये आमतौर पर ऑक्सीजन के बगैर ही होती हैं, स्पेशली इन द डीपर पोर्शंस, और उनके जो डेप्थ पोर्शन। डिपिक्टिंग द डिसॉल्व ऑक्सीजन कर्व एट समर एंड विंटर, ये एक ग्राफ बनाया गया है जिस ग्राफ के जरिए डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को दिखाया गया है। व्हाट वेस्ट आउटलेट है यहाँ पर, इसके साथ देखेंगे हम, तो विंटर जो है 15 डिग्री सेल्सियस जाता है, समर 40 डिग्री तक। जो इसका पीक टाइम होता है 40 डिग्री पर, उस वक्त डिसॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार सबसे कम होती है। जैसे ही सीजन जो है टेम्परेचर जो है वो कम होता है, तो साथ ही जो डिसॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार है वो भी बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द सैलिनिटी ऑफ वाटर, पानी में मौजूद नमकियात की तादाद। फर्दर मोर dissolved oxygen levels of a lake or estuary changes with salinity levels. The amount of oxygen that can dissolve in water solubility decreases as salinity increases. salinity या नमकियात की तादाद ज़्यादा होगी तो जो dissolved oxygen है उसकी मिकदार कम होती चली जाएगी. For instance, the solubility of oxygen in sea water is approximately 20% less than in fresh water at the same temperature. Same temperature of fresh water और मेरीन वाटर में, मेरीन वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन के कंटेंट कम होंगे, फ्रेश वाटर में ज़्यादा होंगे। ये ही एक निशानी है जिस वजह से फ्रेश वाटर 3% ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ में से भी उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू मेरीन वाटर। पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन व्हेन द सॉल्ट कंटेंट ऑफ वाटर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्ट कंटेंट जो है वो बढ़ता है। The saturated salt content of dissolved oxygen in water increases with increase in level oxygen level. Partial pressure on the liquid surface, तो liquid surface पर जितना नमकियात ज़्यादा होंगे तो पानी का, ऑक्सीजन का, डिजॉल्व ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता चला जाए। Fourth one is the stratification of water temperature and growth of plankton were the key factor determining the vertical distribution of dissolved oxygen. फाइटोप्लैंक्टन्स की मिकदार, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मौजूदगी, ये सबसे मेजर फैक्टर है। क्लोरोफिल ए वाज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द वाटर टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्लोरोफिल ए उतना ज़्यादा मौजूद होगा, एज वेल एज पीएच, इसी तरीके से पीएच है। वेयर एज इट इज़ नेगेटिवली एसोसिएटेड विद टर्बिडिटी ऑफ द वाटर, पानी की टर्बिडिटी या जो है गदलापन है उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, signifying that the vertical dispersal of phytoplankton was chiefly affected by tension of light intensity along the water depth and the stratification of water temperature. तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जी डिजॉल्व ऑक्सीजन एज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी का इंडिकेटर है एट एनी पार्टिकुलर टाइम, मखसूस वक्त में इनलैंड वाटर्स में हैव अ बायोलॉजिकल और केमिकल पोटेंशियल फॉर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, इनका जो है वो पोटेंशियल होता है कि ये ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकें। Measurement of this are referred to as BOD और COD, biological oxygen demand and chemical oxygen demand. ये क्या होते हैं? Chemical oxygen demand और biological oxygen demand respectively. These concepts serve as partial indicators of water quality. ये water quality के indices हैं, indicators हैं जिनके जरिए हम अंदाजा लगा पाते हैं कि water किस quality का है। Dissolved oxygen helps to determine the amount of organic matter present in the water. Dissolved oxygen हमें ये भी explain करता है कि कितनी amount of oxygen यहाँ पर कितने तरह का organic matter पाया जाता है। Oxygen gas is absorbed by the water from the atmosphere, but it is being consumed by organic matter present in it. Oxygen gas water से जो है atmosphere से जो है वो surface पे absorb हो रही है या add होती चली जा रही है, लेकिन ये एडिड ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर जो मौजूद है उसकी डिकम्पोजिशन के लिए। Therefore, if the oxygen gas present in water is lower than the normal saturation level, अगर नॉर्मल सैचुरेशन लेवल से ये कम मिकदार में मौजूद है, it indicates the presence of organic matter which makes the oxygen the water unsuitable for consumption. यही ऑर्गेनिक मैटर की जो मौजूदगी है ये क्या करिए वाटर को अनसुटेबल करिए फॉर कंजम्पशन। The excessive growth or bloom of algae and phyto and planktons in a water body are indicators. आमतौर पर जो है वो देखा जा सकता है algae या planktons की मौजूदगी की वजह से। Eutrophication is considered to be a serious environmental matter as if it often leads to the deterioration of water quality and the depletion of dissolved oxygen in aquatic bodies. तो यूट्रॉफिकेशन या मिनरल जो सॉल्ट डिपोजिशन है या ऑर्गेनिक मैटर की डिपोजिशन है या कंसंट्रेशन है, सैचुरेशन है, ये एक इंडिकेटर हो सकता है या ये एक वाटर क्वालिटी का जो है वो एक साइन हो सकता है। यूट्रॉफिक वाटर्स कैन इवेंचुअली बिकम डेड जोन, ये डेड जोन कहला सकते हैं, उनको कहा जा सकता है दैट आर नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एक्वाटिक लाइफ, क्योंकि ये जिंदगी को अब मजीद सपोर्ट नहीं कर पाते, नहीं करते।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ लाइक यूज़ ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर फीड, ज़राअत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खादों का इस्तेमाल, डिस्पोजल ऑफ न्यूट्रेंट रिच वेस्ट इनटू वाटर, न्यूट्रेंट जो हैं जैसे हमारे हाउस होल्ड एफ्लुएंट्स होते हैं या डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स होते हैं या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं, हैज़ इंक्रीज द न्यूट्रेंट, जिन न्यूट्रेंट्स की तादाद को इंक्रीज कर देते हैं। Content nutrient content of the freshwater bodies ultimately leading to a deterioration of water quality, resultantly water quality कम खराब हो जाती है and making it unsuitable for unfit for human consumption, इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रखते हैं। अब ये डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम के अंदर है कुछ स्टेप्स। पहला स्टेप्स है जी न्यूट्रेंट लोड अप, न्यूट्रेंट्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, एक्सेसिव न्यूट्रेंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड फ्लश्ड फ्रॉम द लैंड इनटू रिवर्स और लेक्स बाय रेन वाटर, ये रेन वाटर उन तमाम न्यूट्रेंट्स को एक्सेसिवली मौजूद थे उनको लेकर पानी समुद्र में आ गया या दरिया में आ गया। प्लांट्स फ्लरिश, प्लांट्स बढ़ना शुरू हो गया। दीज पोल्यूटेंट्स कॉज एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ ऑफ अल्जी, डकवीड्स एंड अदर प्लांट्स। थर्ड नंबर इज डेथ ऑफ द इकोसिस्टम, डेथ क्योंकि सरफेस जो है उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से डेथ इवेंचुअली। तीसरा है अल्गल अल्जी ब्लूम्स, ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड, अल्जी ब्लूम्स प्रिवेंटिंग सनलाइट रीचिंग अदर प्लांट्स, जो सनलाइट पहुंच रही थी और ऑक्सीजन थी, दोनों चीज़ों को कंज्यूम कर लेगा। द प्लांट्स डाई एंड ऑक्सीजन इन द वाटर इज डिप्लीटेड, पानी में जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाएगी बाय इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन फर्दर डिप्लीट्स ऑक्सीजन, जो रिमेन ऑक्सीजन होती है इसको डिकम्पोजिशन खत्म कर देती है। डेड प्लांट्स आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स यूजिंग अप इवन मोर ऑक्सीजन इन द वाटर, ये मौजूदा ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। डेथ ऑफ द इकोसिस्टम्स, ऑक्सीजन लेवल्स रीच अ पॉइंट वेयर नो लाइफ इज पॉसिबल, इस लेवल पर ऑक्सीजन लेवल पहुंच जाती है, ऑक्सीजन कम होते होते पहुंच जाती है कि अब जिंदगी वहां पर कोई भी नहीं रह पाते। Accidental spillage of oil in the water bodies, release of oil based industrial pollutants in the water bodies, ये भी जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं, एडप्ट होने का ऑक्सीजन की, डिजोल्व ऑक्सीजन की मिकदार के कम होने का रीज़न हो सकते हैं। तमाम रीज़न से एक रीज़न ये इवेंचुअली एक्सीडेंटल ऑयल स्पिलेज भी है। ऑयल स्पिल्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ये सर्फेस के ऊपर एक थिक लेयर बनाता है। हम जानते हैं कि पानी में ऑयल कभी भी डिजोल्व नहीं होता, तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑयल क्या कर देती है, ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन जो एबिलिटी है, क्योंकि सरफेस से ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ही जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो 21% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, यही ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, यही ऑक्सीजन यूज अप होती है, लेकिन ये ऑक्सीजन वहां पर दस्तयाब नहीं हो पाती। दिस थिक लेयर कैन स्टॉप मेरीन प्लांट्स फ्रॉम रिसीविंग एनफ लाइट फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो है उनको, जो मेरीन प्लांट्स हैं, सबमर्ज प्लांट्स हैं या फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, उनके लिए ऑक्सीजन जो है वो दस्तयाब नहीं होती है, अपना सनलाइट जो है वो दस्तयाब, सॉरी फॉर दैट, सनलाइट दस्तयाब नहीं होती है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। एज वेल एज इट कैन डिस्टर्ब द फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो एब्जॉर्व हो रही थी, ऐड हो रही थी, एडअप हो रही थी, उसको भी ये रोक लेते हैं। दिस सेवियरली इफेक्ट द फ्लोरल एंड फॉनल बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बड़ी बुरी तरीके से इफेक्ट होती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, biological oxygen demand or biochemical oxygen demand BOD is referred to as amount of oxygen needed or demanded by aerobic micro, ये वो amount of oxygen है जो जानदार रिक्वायर करते हैं to break down organic matter present in a certain sample of water at a specific temperature, मखसूस टेम्परेचर पे वक्त के साथ साथ अगर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए, इसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। BOD of water sample is evaluated by measuring the oxygen consumed by the bacteria from the decomposition of organic matter over a period of 5 days at a specific temperature of 20 degree। 20 डिग्री टेम्परेचर पर 5 दिनों के अंदर जितने जो हैं वो बैक्टीरिया ने डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन यूज की है, ये हम BOD मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। A lot of factors influence the BOD of water, पानी का BOD कई सारे जो फैक्टर्स हैं उन पे इन्फ्लुएंस होता है, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मौजूदगी है, काइंड ऑफ एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर है, अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल वगैरह वगैरह। बीओडी वैल्यूज इंडिकेट्स द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ वाटर, के पानी कितना पोल्यूटेड हो चुका है उसकी ये सलाहियत को डिपेंड देखते हैं। अब बीओडी वैल्यू ऑफ लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर इंडिकेट्स प्योर ड्रिंकिंग वाटर, अगर बीओडी की मिकदार 1 ml से कम है तो ये ड्रिंकिंग वाटर होगा या 1 ml तक हो। बीओडी वैल्यू इज बिटवीन 2 to 8 मिलीग्राम पर लीटर जो है इसको हम मॉडरेटली पोल्यूटेड वाटर कहते हैं। अब बीओडी वैल्यू ग्रेटर देन 8 इंडिकेट्स अ सीवियरली पोल्यूटेड, 8 ml पर लीटर से अगर ज़्यादा हो तो हम इसे कहते हैं कि ये मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो तो इसे हम कहते हैं कि ये हैवीली
पोल्यूटेड वाटर है। वाटर अनफिट फॉर कंजप्शन, और ये जो सेवियरली पोल्यूटेड वाटर है ये अनफिट फॉर कंजप्शन था, इसको इस्तेमाल नहीं किया था। बीओडी फाइंड्स प्राइम सिग्निफिकेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। बीओडी बुनियादी तौर पर देखा ही वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल जो सेंटर्स होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर इसको देखा जाता है। इट इंडिकेट्स द रेस्पिरेशन रेट इन स्लज सॉइल गार्बेज इटीसी। इनके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन रेट को हम काउंट कर सकते हैं, जिससे अंदाजा लगा पाते हैं कि कितनी देर के अंदर एज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ये है, इसको पहले हम कर चुके हैं। बीओडी लेवल पीपीएम के अंदर 102 होगा तो ये वेरी गुड है, नॉट बी मच ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर सप्लाई। 3 to 5 होगा तो ये फेयर होगा, मॉडरेटली क्लीन होगा, इसको यूजेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 to 9 होगा तो ये समवट पोल्यूटेड होगा, बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोजिंग जो है वो इससे वेस्ट को कर रहे होते हैं। 100 या 100 से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे वेरी प्योर है, वेरी पोल्यूटेड है, इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट भी मौजूद हो सकती है, बीमारी का बाइस बन सकती है। Chemical oxygen demand COD. The chemical oxygen demand represents the amount of oxygen necessary for the aerobic biological oxidation process of the organic matter in a given water body. Aerobic biological oxidation के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, केमिकल प्रोसेस के लिए जो ऑक्सीजन डिमांड है, इसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। In a water body sample to carbon dioxide and water. If the organics are actually biodegradable, अगर जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है वो सारे का सारा बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। COD measurements are important in assessing the quality of a given water body. किसी वाटर बॉडी का जो सैंपल हमें दिया गया उसके एनालिसिस के अंदर COD और BD दोनों बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल। COD values helps us determine the extent of pollution that the water has undergone. एक पानी या वाटर बॉडी के अंदर कितनी पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, ये इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। CO2 tests also assess the amount of inorganic contaminants that is dissolved or suspended in a water body. ये inorganic contaminants जो हैं जो इस वाटर के अंदर डिजॉल्व हुए थे उनके बारे में भी हमें इंडिकेट करता है। Thus it can be concluded that higher the CO2, COD higher is the contamination level of water. जितनी COD ज़्यादा उतनी contamination ज़्यादा। COD test usually involves a very strong oxidizing chemical agent like potassium dichromate. ये टेस्ट आमतौर पर पोटाशियम डाइक्रोमेट के जरिए होता है। The primary basis for the COD test is that nearly all organic compounds can be fully oxidized to carbon dioxide with a strong oxidizing agent. इस बेस पर इस असूल पर ये जो है वो तमाम टेस्ट किए जाते हैं COD के, तमाम किस्म के जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिकम्पोज किया जा सकता है किसी हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी अंडर एसिडिक कंडीशन। Silver compounds can also be involved in the COD test to speed up the oxidation. सिल्वर कंपाउंड भी यूज़ किया जा सकते हैं ताकि स्पीड अप कर सकें इस प्रोसेस को। मरकरी कैन ऑल्सो बी यूज इन द CO2 टेस्ट। मरकरी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया। टेस्ट कुछ इस तरीके से किया जाता है। इसका सैंपल प्रिपेयर करने के लिए वाटर सैंपल ले लिए जाएंगे, इनमें जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट डाल दिया जाएगा और इसमें H2SO4 चंद ड्रॉप्स डाइल्यूटेड H2SO4 डाल दिया जाएगा। इसके बाद इसको हीटिंग ब्लॉक के अंदर रख दिया जाएगा 140 डिग्री पर, उसको 1 घंटे के लिए गर्म किया जाएगा और उसके बाद उन स्टैंड टेस्ट ट्यूब्स जो है उनको डाल के रख दिया जाएगा, जिससे हमें COD का एनालिसिस हो जाएगा। कुछ घंटों बाद हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाएंगी। यहाँ तक करने के बाद हम सेकंड टॉपिक इसका स्टार्ट करेंगे, दैट सैलिनिटी इन इनलैंड वाटर। सैलिनिटी नमकियात की मिकदार। Inland waters are aquatic influenced environments located within land boundaries. आमतौर पर ये किसी भी खुश्की की जगह पर पाए जाते हैं। ये हौज हो सकते हैं, झीलें हो सकती हैं, कुएं हो सकते हैं, वाटर बॉडीज हो सकती हैं, लेकिन इनलैंड वाटर है, ये ओपन वाटर नहीं है जैसे समुद्र होते हैं। दिस इंक्लूड्स दोज लोकेटेड इन कोस्टल एरिया, जो साहिली इलाकों पर पाई जाती है, इवन दोज एडजेसेंट टू मैरीन एनवायरनमेंट, जो बिल्कुल ही समुद्र के साथ भी हैं लेकिन क्योंकि वो लैंड कनेक्शंस में मौजूद हैं तो उन्हें हम इनलैंड वाटर्स ही कहेंगे। इनलैंड वाटर सिस्टम कैन बी फ्रेश, सलीन और मिक्स। पानी जो है वो सलाइन भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है और इनका मिक्स भी हो सकता है। Inland waters include lakes, rivers, ponds, streams, groundwater, springs, cave waters, floodplains, as well as bogs, marshes, swamps. ये तमाम के तमाम जो है वो inland waters में आते हैं, which are traditionally grouped as inland wetlands. इनको wetlands भी कहा जाता है। The inland waters are clearly distinguishable from the salt waters of the ocean. Ocean salt water से ये distinguishable है। The inland water masses are discrete and being isolated within the specific land area. मखसूस ये जुदा होते हैं और हर लैंड एरिया जो है उसके लिए ये स्पेसिफाई मखसूस होते हैं।
एक्वायर द करेक्टरिस्टिक केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लैंड, उस मखसूस लैंड की केमिकल कंपोजिशन ये रखते हुए होते हैं बाय एक्सचेंज बिटवीन सॉइल एंड द वाटर, क्योंकि केमिकल सॉइल और वाटर के दरमियान एक्सचेंज हो रहे होते हैं। अंडर लैब कंडीशंस प्योर वाटर कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, लैब के अंदर जो हम ऑक्सीजन केमिकली वाटर डेवलप करते हैं उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही होते हैं। हाउएवर इन रियलिटी, जबकि अब हम किसी भी जगह से हासिल करते हैं पानी, मैनी सब्सटेंसेस आर ऑफन डिसॉल्व इन वाटर, पानी में कई किस्म के नमकियात या कई किस्म की चीज़ें जो हैं वो हल हो जाती हैं जिनमें सॉल्ट शामिल है। सैलिनिटी रेफर्स टू द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द लेक वाटर, किसी भी लेक वाटर के अंदर जितने टोटल आयंस की कंसंट्रेशन पाई जाती है इसे हम सैलिनिटी कहते हैं। Is generally evaluated from the concentration of sodium, potassium, magnesium, calcium carbonate, silicate as well as halide concentration। तो ये तमाम कंपाउंड जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ओवरऑल इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट अमंग पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, अगर पॉजिटिवली चार्ज आयंस की बात करें तो कैल्शियम कंसंट्रेशन इज द हाईएस्ट, कैल्शियम के जो सॉल्ट्स हैं या कैल्शियम जो आयन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फॉलोड बाय मैग्नीशियम, सेकंड नंबर पे मैग्नीशियम पाया जाता है, सोडियम एंड पोटासियम बाकी बाद में। अमंग द मेजर नेगेटिवली चार्ज आयन, इन आयंस में से कार्बोनेट जनरली द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा कार्बोनेट पाए जाते हैं। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन आप यहाँ से भी डेवलप कर सकते हैं। Followed by sulfate and chloride, sulfate or chloride secondly। हमारे significant bodies of inland waters usually referred to as inland seas, इनको inland seas भी कहा जाते हैं, exhibit very high salinity, इनमें से salinity बहुत ज़्यादा होती है। For example, Great Salt Lake in Utah, उत्ता के अंदर जो Great Salt Lake पाई जाती है has salinity of around 2 lakhs मिलीग्राम पर लीटर, 2 लाख मिलीग्राम पर लीटर के करीब है, as compared with 0.2 मिलियन है जी, as compared to the Lake Superior value having a salinity of about 75 मिलीग्राम। बाकी अगर लेक सुपीरियर वैली की देखें जो है इसकी वैल्यू जो है वो 75 मिलीग्राम पर लीटर हो सकती है। वेयर एज एन एस्टिमेट मीन फॉर ऑल रिवर्स ऑफ अराउंड 100 to 150 मिलीग्राम पर लीटर, तमाम रिवर जो हैं वो 100 से लेकर 150 मिलीग्राम पर लीटर रखते हैं। दीज आइंस आर प्रोग्रेसिवली इंट्रोड्यूस्ड टू लेक्स फ्रॉम रिवर्स एज वेल एज रेन वाटर, कई किस्म के लेक्स और रिवर्स जो हैं या रेन वाटर की सूरत में ये आइंस उन तक पहुँचते हैं। These ions are progressively introduced in lake where they keep on concentrating due to evaporative loss of relatively pure water। अब जो evaporation होती है वाटर की वो आमतौर पर प्योर वाटर होता है जिसकी वजह से ये सॉल्ट्स कहीं पर भी नहीं जाते बल्कि वाटर के अंदर ही मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से रिलेटिवली वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रेजुअली इनकी कंसंट्रेशन में इजाफा होता चला जाता है। Further nutrients like phosphate, nitrates and silicates, heavy metals like mercury, magnesium, copper, manganese, copper, lead and polychlorinated hydrocarbons like DDT have fascinated role in their due to their role in ecological problems। ये भी कंपाउंड चाहे इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ना भी हो फिर भी इनका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, इंसानी करतूत सच एज यूज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल फील्ड, बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल है फील्ड्स के अंदर, ज़रूरी मैदानों के अंदर, खेतों के अंदर। डिस्पोजल ऑफ न्यूट्रेंट रिच वेस्ट, जिसमें फॉस्फेट सल्फेट जिन हाउस होल्ड एफ्लुएंट्स है उसके अंदर ये ज़्यादा होते हैं। वाटर बॉडीज हैज़ इंक्रीज द न्यूट्रेंट कॉन्टेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर बॉडी, जिसकी वजह से जो न्यूट्रेंट्स हैं उनकी कॉन्टेंट बहुत बढ़ चुका है। अल्टीमेटली लीडिंग टू द डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी बहुत हद तक तबाह होगी एंड मेकिंग इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंज्यूमशन, इसकी वजह से इंसान इनको कंज्यूम नहीं कर पाते। सच लेक्स आर रेफर टू एज हाइपर यूट्रोफिक, हाइपर यूट्रोफिक लेक्स कहते हैं, या पॉन्ड्स आर एक्सेसिवली रिच इन न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू अल्गल ब्लूम्स, जिनमें अल्गल ब्लूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हाइपर यूट्रोफिक लेक्स जो होती हैं ये इंसानी कंजम्पशन के लिए नहीं होती, इंसान नहीं कंज्यूम कर पाते। Algal blooms lead to reduced dissolved oxygen levels resulting in low depth death zone beneath the surface of such a reservoir। इन reservoirs का जो लोअर पोर्शन होता है वहाँ पर काफ़ी जो है वो कम हो जाती है ऑक्सीजन की मिकदार, विच reduces the density of organism, जिसकी वजह से जानदारों की जो अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। कंट्रीब्यूशंस ऑफ अदर आयन इन द सैलिनिटी ऑफ इनलैंड वाटर में सबसे पहले नंबर पर सल्फेट आता है, इज़ वन ऑफ द मेजर आइंस इन लेक वाटर, लेक वाटर में सबसे जो अहम या सबसे बड़ा आइन है वो सल्फेट है। अंडर एनारोबिक कंडीशंस इन विच बैक्टीरिया परसिस्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रोड्यूस्ड। सल्फर का सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस या बायोलॉजिकल एक्टिविटी के जरिए डिवेल्प होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S इसका फार्मूला होता है। फर्दर हाइड्रोजन सल्फाइड अकर्स व्हेन एनॉक्सिक सिचुएशन हैपेंस इन द डीप वाटर, डीप वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन वैसे ही कम होती चली जा रही है जिसकी वजह से बायोलॉजिकल बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और हाइड्रोजन सल्फाइड मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। एंड द वाटर इज सफिशेंटली एसिडिक टू प्रेसिपिटेट द आइंस
आयरन प्रेजेंट। अब जो पानी है वो और एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आयरन मौजूद है वो मजीद डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, रस्ट उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सेकंड कंपाउंड जो है वो नाइट्रोजन, और उसके कई कंपाउंड्स अपीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में कई हालत में ये पाए जाते हैं, लाइक फ्री नाइट्रोजन सोल्यूशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमोनिया, नाइट्राइट एज वेल एज नाइट्रेट्स। तो ये नाइट्रोजन के कई कंपाउंड्स जो हैं, और नाइट्रोजन खुद भी जो है वो मौजूद होती है। Phosphorus is essential components of biomolecules like ADP and ATP, nucleic acid, phospholipid, uh, apatite, apatite जैसे bones and teeth वगैरह में। Orthophosphates and various organic phosphates are the most important phosphorus compounds in lakes। Orthophosphates और दूसरे phosphates जो हैं ये लेक के important components हैं। Phosphates can enter into the aquatic system via precipitation, बारिश के साथ भी ऐड हो सकते हैं, डस्ट एयर में जो मौजूद होती है उसके थ्रू भी हो सकते हैं, ग्राउंड वाटर के थ्रू, इसके अलावा जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, सरफेस रन ऑफ है सारे। प्रेजेंस ऑफ हाई फॉस्फेट्स एंड नाइट्राइट्स इन द अपर पोर्शन ऑफ द लेक्स भी फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। In one of the study conducted oceanographer Redfield in 1950s, phosphorus is considered to be the most limiting nutrient in the freshwater system। सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट जो लिमिटेड होता है वो फॉस्फोरस होता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म इज मच लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड व्हेन कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट्स की निस्बत जो फॉस्फेट इनको रिक्वायर्ड होता है, फॉस्फोरस उनको रिक्वायर्ड होता है, उसकी बहुत कम मिकदार पानी में मौजूद होती है। तो यही लिमिटिंग फैक्टर होगा ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की इन द वाटर बॉडी। तो ये यहाँ पर फॉस्फोरस साइकिल दिखाया गया, हमारा फिलहाल ये टॉपिक नहीं है। सिलिका इज आल्सो प्रेजेंट इन लेक्स, वेदर लेक्स वाटर अलॉन्ग विद अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ जो है वो सिलिका भी मौजूद होता है। इट इज़ इंट्रोड्यूस इन इन्फ्लुएंस एंड टू सम एक्सटेंट फ्रॉम द सेडिमेंट्स और इफ्लुएंट्स जो होते हैं या पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू सिलिका भी ऐड हो जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ डायटम ब्लूम इज अ मेजर प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग सिलिकेट कंसंट्रेशंस। जो डायटम के ब्लूम्स होते हैं ये सिलिकेट कंसंट्रेशन को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। टाइप्स ऑफ सैलिनिटी में दो टाइप्स मेजर टाइप्स होती हैं। पहली है प्राइमरी सैलिनिटी, रेफर्स टू एज नेचुरली अकरिंग सैलिनिटी। ये नेचुरल सैलिनिटी है, नेचुरली अकरिंग सैलिनिटी। प्राइमरी सैलिनिटी अकर्स नेचुरली इन सॉइल्स एंड वाटर, पानी और जो मिट्टी है इसके अंदर ये कुदरती तौर पर पाई जाती है। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरली अकरिंग सैलाइन एरियाज इंक्लूड सॉल्ट लेक्स हैं, सॉल्ट पैन्स हैं, सॉल्ट मार्शेज एंड सॉल्ट फ्लैट्स पाए जाते हैं। सेकेंडरी सैलिनिटी रेफर्स टू सैलिनिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। इंसानी कामों की वजह से जो सैलिनिटी इंड्यूस हो रही है इसको हम जो है वो सेकेंडरी सैलिनिटी कहते हैं। यूजुअली लैंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल फैक्टर्स इसमें शामिल होती हैं। सैलिनिटी इन कोस्टल एरियाज, फर्दर इन कोस्टल एरिया, साहिली इलाकों के अंदर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट फ्रेश वाटर मे कंटेन सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम द सी इफ विंडी कंडीशंस आर लिफ्टेड ड्रॉप्स ऑफ सी वाटर इनटू द रेन बियरिंग क्लाउड्स। अगर जो है वो समुंदर से बनने वाले जो वेपर्स हैं वो ये क्लाउड्स जो हैं वो अगर उसके नियर बाई इलाके के अंदर ही अगर बारिशें बरसा देंगे तो इसकी वजह से सॉल्ट कंसनट्रेशन वो उन जो नियर बाय वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर, ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। दिस phenomenon can elevate concentration of ion like sodium, magnesium sulfate and chloride। सोडियम मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड की कंसंट्रेशन को ये बहरहाल इंक्रीज कर देगा, बढ़ावा दे देगा। Salinity in desert areas, desertous areas के अंदर rain bearing winds can pick up sands and dust as they can be deposited somewhere else in precipitation, then causing the freshwater flow to be significantly contaminated not only by insoluble solids but also by the soluble constituents of these soils। इन ज़मीनों से उठने वाले वेपर्स हैं या यहाँ से जो डस्ट ऐड हो रही है क्लाउड्स के अंदर, ये किसी और जगह के अंदर जा किसी जगह के ऊपर जाके बारिश का बाइस बनेंगे, और जिस जगह पर बारिश का बाइस बनेंगे वहाँ पर जो है सैलिनिटी का इंक्रीज कर देंगे। Further, several research studies indicates that significant amount of iron may be transported this way। दूसरे नमकियात के साथ आयरन जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगा। Salinity in estuaries, estuaries from form a transition zone between river environment and maritime environments and are example of an ecotone। ecotone के examples होते हैं estuaries जो है ये transition area होता है between फ्रेश वाटर जोन एंड मैरीटाइम इन्वायरमेंट, यानी कि समुद्री इन्वायरमेंट और फ्रेश वाटर के दरमियान ये चैनल का काम करते हैं। सैलिनिटी इज एन एस्चुरी, किसी एस्चुरी के अंदर सैलिनिटी जो है वेरीज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द एस्चुरी, एस्चुरी की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। द डेली टाइड्स, जितनी उसमें लहरें डेवलप हो रही हैं, एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर फ्लोइंग इनटू द एस्चुरी, एस्चुरी के अंदर कितना फ्रेश वाटर आ रहा है रोजाना के बुनियाद पर, इस पर भी ये डिपेंड करते हैं। इन एस्चुरीज
Salinity levels are highest near the mouth of the river where the ocean waters enter. सबसे ज़्यादा salinity वहाँ पर होती है जहाँ पर ये पानी फ्रेश वाटर मरीन वाटर में शामिल हो रहा था माउथ ऑफ द रिवर के अंदर। एंड द लोएस्ट अपस्ट्रीम वेयर फ्रेश वाटर फ्लोज इन, जहाँ पर फ्रेश वाटर ऐड होता है वहाँ पर सबसे कम होता है। फर्दर इसके साथ साथ लेवल्स ऑफ सैलिनिटी कीप्स ऑन चेंजिंग इन अकॉर्डेंस विद टाइडल साइकिल, टाइड्स के लिहाज से भी जो है वो सैलिनिटी लेवल्स चेंज होते चले जाते हैं। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर सैलिनिटी लेवल्स नेचुरली राइज ड्यूरिंग द समर as high temperatures lead to greater evaporation whereas it declines during spring। ये इस मौसम के लिहाज से भी जो है ये डिपेंड करते हैं। एस्चुरिन ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू वेरिंग सैलिनिटीज, सैलिनिटी वेरिएंस या उसके डिफरेंस के ऊपर वो उनका जो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी डिफरेंट होता है। मैनी बेंथिक ऑर्गेनिजम्स सच एज ऑयस्टर्स एंड क्रैब्स कैन टॉलरेट सम चेंजेस इन सैलिनिटी, ऑयस्टर क्रैब्स वगैरह सैलिनिटी चेंज को बियर कर लेते हैं। हाउएवर सैलिनिटी आउटसाइड एन एक्सेप्टेबल रेंज विल, या टॉलरेंस रेंज के अगर बाहर होगा तो उसको वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे, उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, ग्रोथ वगैरह को, रिप्रोडक्शन वगैरह को इफेक्ट कर लें। डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ एन एस्चुरी चेंजेस विद सैलिनिटी लेवल, जितनी सैलिनिटी ज़्यादा होती जाएगी डीओ की मिकदार उतनी कम होती चली जाएगी।